हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MRJ एक्सप्लेनर पर। तो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द डिस्क्राइब्ड सन इन लॉ। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। गुस्से में पागल होकर उसने अपने हाथ में ड्रैगन रूलर को कस के पकड़ लिया। वो ठान चुकी थी कि आज तो वो यिचिन को सबक सिखाकर ही रहेगी। पर यिचिन के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने जियाओ के दिखाकर हमला करते हुए कहा, पहले तो तुमने मुझे धोखा दिया, फिर उल्टा मुझे ही फंसा दिया। क्या इतना काफी नहीं था? और अब तुम मुझे थप्पड़ मारना चाहती हो? यिचिन यही नहीं पा। उसने तंज कसते हुए कहा, वाह क्या बात है, कितनी बढ़िया पत्नी मिली है मुझे। ऐसी पत्नी तो सदियों में एक बार मिलती है। ये सुनकर जियाओ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने नफरत से अपना चेहरा फेर लिया। फिर अपनी ईगो शांत करने के लिए और सबके सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए वो चिल्लाकर बोली, ये मेरा पति है। अगर इसे कोई मारेगा तो वो सिर्फ मैं हूं, किसी और को यह हक नहीं है। मन ही मन वो सोच रही थी कि आखिरकार यिचिन है तो मेरा ही आदमी, अगर कोई और इसे मारेगा तो ये मेरी बेइज्जती होगी। अभी जिया खुद को समझा ही रही थी कि अचानक सीन बदल जाता है। पास खड़ा शियाओ जिया अचानक आगे बढ़ा और झपट्टा मारकर जियाओ के हाथ से वो रूलर छीन लिया। वो गुस्से में पूरी तरह पागल हो चुका था। वो यिचिन पर चिल्लाया, कमीने कुत्ते। जैसे ही हथियार उसके हाथ में आया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो पूरी ताकत से यिचिन की तरफ दौड़ा और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आज तो मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। उसने हवा में रूलर घुमाया और हमला किया। पर इससे पहले कि वो उसे मार पाता, एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। ये चिन ने बिजली की फुर्ती से हवा में ही उसका हाथ पकड़ लिया। शियाओ जिया कुछ समझ पाता उससे पहले ही ये चिन ने पलटवार कर दिया। चटाक। एक जोरदार थप्पड़ सीधा शियाओ जिया के मुंह पर पड़ा। थप्पड़ इतना भारी था कि शियाओ जिया दर्द के मारे चीख पड़ा। ये देखकर वहां मौजूद सभी मेहमान सन्न रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वोंग खानदान के इस घर जमाई ने उनके अपने पोते पर हाथ उठाने की हिम्मत की। हर तरफ कानाफूसी होने लगी। लोग कहने लगे, हे भगवान, ये क्या हो गया? अपने पोते को पिटता देख बूढ़ी मैडम वोंग का पारा चढ़ गया। वो चिल्लाई, क्या तुझे पता भी है कि यहाँ कितने बड़े बड़े अफसर और डायरेक्टर्स बैठे हैं? ये तुझे अभी के अभी जेल भिजवा सकते हैं। पर इतनी बड़ी धमकी के बाद भी ये चिन एकदम शांत था। उसने आराम से जवाब दिया, मुझे यकीन है कि सबने देखा है कि पहले हथियार से हमला शियाओ जिया ने किया था। मैंने तो बस अपना बचाव किया है। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया और आग में घी डालते हुए बोला, पर अभी तो तुमने कहा था कि तुम वोंग परिवार का फैसला मानोगे। अब जब सजा की बारी आई तो पीछे क्यों हट रहे हो? क्या एक मर्द को ऐसी बातें शोभा देती हैं? बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये सुनकर यिचिन ने उन्हें टोकते हुए कहा, मैं वोंग परिवार का फैसला मानने को तैयार हूं, पर तब जब मैंने कुछ गलत किया हो। ये सुनते ही बूढ़ी मैडम वोंग भड़क उठी। उन्होंने कहा, तुमने अपनी पत्नी के पीछे दूसरी औरतें ढूंढी और मेरे पोते को भी मारा। क्या ये काफी नहीं है? अब युचिन के सब्र का बांध टूट गया। उसने सबके सामने चिल्लाकर सच बता दिया। उसने कहा, पिछले 3 सालों से मैंने जया को पूरे दिल से चाहा है और कभी उसे धोखा नहीं दिया। सच तो यह है कि धोखा आपकी पोती ने दिया है। उसने आगे कहा, कल ही इसने फोनचाओ के साथ होटल का कमरा बुक किया था। यकीन ना हो तो जाकर रिकॉर्ड चेक कर लो। ये नाम सुनते ही भीड़ में हंगामा मच गया। लोग बातें करने लगे कि क्या वोंग और फोंग परिवार का ये रिश्ता सच है। कुछ लोग हंसने लगे कि शहर की सबसे बड़ी सुंदर हसीना उतनी भी भोली नहीं है जितना लोग समझते थे। अपनी इज्जत मिट्टी में मिलता देख जया घबरा गई और बात दबाने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, इसकी बकवास मत सुनो। मैं तो कल फोन चाओ से सिर्फ बिजनेस की बात करने गई थी क्योंकि हमारी कंपनी को पैसों की जरूरत थी। यिचिन ने तुरंत उसे आड़े हाथों लिया और पूछा, तो क्या बिजनेस की बातें होटल के कमरे में होती हैं? और क्या बात करने के लिए बाथरूम पहनना जरूरी था? यिचिन ने कड़क आवाज में पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ सब बेवकूफ बैठे हैं? जैसे जैसे माहौल गर्माता जा रहा था, अचानक गेट की तरफ से शोर सुनाई दिया। लोग चिल्लाने लगे, अरे देखो, यंग मास्टर फोंग यहाँ आ गए हैं। तभी फोंग चाओ वहां पहुंचता है। उसे देखकर एक आदमी हंसते हुए बोला, क्या सही टाइमिंग है? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। फोंग चाओ ने आते ही पूछा, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? उसे देखते ही जिया उसके पास दौड़ी और बेचारी बनने का नाटक करते हुए बोली, यंग मास्टर फोंग, देखिए ना, ये हमारा घर जमाई मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहा है कि मेरा आपके साथ अफेयर है। प्लीज सबको सच बताइए कि कल मैं आपसे सिर्फ बिजनेस की बात करने आई थी। ये सुनकर फोंग चाओ मन ही मन गुस्से से जल भुन गया। उसने सोचा, इस दो कौड़ी के इंसान की इतनी हिम्मत कि इसने सबके सामने मेरा और जया का सच खोल दिया। लेकिन ऊपर से वो एकदम शांत बना रहा और भीड़ से बोला, प्लीज इस बेकार आदमी की बकवास पर यकीन मत कीजिए। जिया और मैं एकदम बेगुनाह हैं। वो कल बस मुझे एक जरूरी डॉक्यूमेंट देने आई थी। फिर वो बड़े घमंड के साथ यिचिन की तरफ मुड़ा और उसे चैलेंज करते हुए बोला, तुम कह रहे हो कि मेरा और जिया का अफेयर है? क्या तुम्हारे पास कोई फोटो या वीडियो सबूत है? फोंग चाओ मन ही मन बहुत खुश था
क्योंकि उसे पता था कि उसने सारे सबूत पहले ही मिटा दिए हैं और कल येचिन ने कोई फोटो या रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी। अपनी बात को और सच दिखाने के लिए उसने एक झूठी कहानी गढ़ी। वो बोला, दोस्तों ये अफवाह फैलाने की एक और वजह है, शायद आप लोग नहीं जानते, पर वोम परिवार का ये जमाई पार्ट टाइम खाना डिलीवरी करने का काम करता है। कल मैंने खाना ऑर्डर किया था और इत्तेफाक से यही डिलीवरी बॉय बनकर आया। इसका बर्ताव इतना घटिया था कि इसने मेरा खाना जमीन पर फेंक दिया, इसलिए मैंने इसे 1 स्टार रेटिंग दे दी। बस इसी बात का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। अपनी बात साबित करने के लिए फोंग चाओ ने तुरंत वहीं खड़े टुआन डिलीवरी के एजेंट बॉस माँ की तरफ इशारा किया। बॉस माँ ने अपना फोन चेक किया और कहा, हाँ, यंग मास्टर फोंग सही कह रहे हैं, कल इसे बेहद खराब बर्ताव की वजह से 1 स्टार रेटिंग मिली थी। ये सुनते ही वहां खड़े मेहमान यिचिन को नफरत भरी नजरों से देखने लगे। लोग कहने लगे, कितनी नीच सोच है इसकी, छोटे लोग गटर के चूहों जैसे ही होते हैं, एक रेटिंग के लिए इतना बड़ा बदला, कितनी गिरी हुई हरकत है। ये सब सुनकर यिचिन ने सीधे जया की आंखों में देखा और पूछा, जया, तुम ही बताओ कि मैंने वो खाना जमीन पर क्यों फेंका था, क्या तुम सच नहीं बताओगी? लेकिन जया ने उल्टा सारा इल्जाम उसी पर मढ़ दिया। वो बोली, वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेहनती नहीं हो और तुम्हें बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। ये सुनकर येचिन जोर जोर से हंसने लगा। उसे अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था कि वो एक ऐसी मतलबी औरत से क्या उम्मीद कर रहा था। फिर वो सीरियस होकर सबसे बोला, आप सब कह रहे हैं कि मैं बाहर दूसरी औरतें ढूंढता हूँ, क्या इसका कोई सबूत है आपके पास? बूढ़ी मैडम वोंग ने गुस्से में जया की तरफ देखा तो जया डर के मारे से रहलाकर मन करने लगी। कोई सबूत न होने के कारण मैडम वोंग ने बात पलट दी और कहा, ठीक है, जब कोई सबूत नहीं है तो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, पर तुमने जो मेरे पोते को पीटा है वो बात इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। यिचिन ने शांति से जवाब दिया, उसने मुझ पर चाकू से हमला किया था, वहाँ लगे कैमरे और गार्ड्स इस बात के गवाह हैं। मैंने तो बस कानून के दायरे में रहकर अपना बचाव किया है। फिर उसने सीधे मैडम वोंग को चुनौती दी, अगर आप इस बात को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो चलिए पुलिस बुलाते हैं, अगर मैं जेल गया तो आपका पोता भी नहीं बचेगा। ये सुनकर मैडम वोंग गुस्से से कांपने लगी। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, तो वोंग परिवार की रोटियां तोड़ते तोड़ते अब तुम इतने काबिल हो गए हो? मेरे पोते को मारने के बाद अब क्या अगला नंबर मेरा है? इचिन ने बड़े आराम से कहा, मैडम, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, अगर शियाओज यह मुझे आगे से परेशान नहीं करेगा तो मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, पर अब मेरी एक आखिरी शर्त है। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे और जया को तलाक लेने की इजाज़त दें। तलाक का नाम सुनते ही मैडम वोंग गुस्से में मुस्कुराईं और चिल्लाकर बोली, बहुत अच्छे, सबको पता है कि 3 साल पहले वोंग परिवार ने इस घर जमाई को अपनाया था। ये शादी मेरे स्वर्गीय पति की मर्जी थी। भले ही जया इन 3 सालों में खुश नहीं रही और उसके माता पिता ने कई बार तलाक मांगा, पर मैंने बड़ों की आखिरी इच्छा मानकर हमेशा मना किया। फिर उन्होंने बड़े गर्व से कहा, मेरी पोती शहर की नंबर 1 खूबसूरती के लिए जानी जाती है, कौन किसके लायक है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर आज मैं फैसला करती हूँ कि अब मैं अपने पति की उस आखिरी इच्छा को और नहीं मानूंगी। आज से यिचिन का वोंग परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, इसे अभी के इसी वक्त घर से बेदखल किया जाता है। मैडम वोंग के आदेश देते ही माहौल एकदम बदल गया। वेटर्स ने सबको ड्रिंक्स सर्व करना शुरू कर दिया। मेहमान वोंग परिवार को बधाइयां देने लगे। चारों तरफ हंसी मजाक होने लगा कि चलो, अच्छा हुआ इस बेकार इंसान से पीछा छूटा, अब जया को कोई उसके लायक इंसान मिल पाएगा। ये साफ था कि वोंग परिवार ने कभी भी इचिन को अपना हिस्सा माना ही नहीं था। इसी बीच जया की मां सोलोन आगे आईं और सबका ध्यान खींचते हुए बोली, आप सबका शुक्रिया, दरअसल मेरे पास एक और अच्छी खबर है। उन्होंने बड़े गर्व से ऐलान किया, जया और यिचिन पिछले 3 सालों से अलग अलग सो रहे हैं। उसने आज तक मेरी बेटी का हाथ तक नहीं छुआ है, मेरी बेटी आज भी कुंवारी है। ये सुनकर जया शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन यिचिन एकदम शांत रहकर ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये लोग जया को एक सामान की तरह देख रहे हैं जिसकी बोली लगाई जा रही है। वो जया की वर्जिनिटी का ढिंडोरा सिर्फ इसलिए पीट रहे थे ताकि उसकी बाजार में कीमत बढ़ सके। यिचिन ने एक वाइन का गिलास उठाया, पीने के लिए नहीं बल्कि जया की तरफ बढ़ाकर आखिरी बार तंज कसते हुए बोला, मुबारक हो जया, अब तुम आखिरकार अपने लायक कोई मर्द ढूंढ सकती हो। ये सुनकर जया का पुराना घमंड वापस आ गया। उसे लगा कि यिचिन अभी भी उसे खोने से डर रहा है। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं दादी से कहूं कि तलाक कुछ दिन के लिए टाल दें। यिचिन की आंखों में नफरत भर गई। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पैर पड़ूं? जया अब यिचिन की नजरों में पूरी तरह गिर चुकी थी। उसने वाइन का गिलास उल्टा कर दिया और पूरी शराब जमीन पर गिरा दी। यह उसकी तरफ से जया की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम इस लायक भी नहीं हो। जया मन ही मन चीखने लगी, क्या ये नीच इंसान पागल हो गया है? ये सबके सामने बात कर रहा है। वो गुस्से और शर्म से चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। उसे पता था कि असली ताकत किसके पास है,
इसलिए वो अपनी दादी की तरफ मुड़ी। उसने शिकायत की, दादी, इसे सिर्फ तलाक देकर छोड़ देना बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हम इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। इसने हमारे परिवार का अपमान किया है। तभी शियाओ जिया ने, जो पहले से ही इच्चिन से नफरत करता था, मौका देखकर हाँ में हाँ मिलाई। उसने कहा, दीदी एकदम सही कह रही हैं, इसे सबक सिखाना ही होगा। मेरा चेहरा देखिए, ये सिर्फ मेरी चोट नहीं बल्कि पूरे वोंग परिवार पर हमला है। अपने पोते को घायल और पोती को अपमानित देखकर बूढ़ी मैडम वोंग का दिल और भी सख्त हो गया। उनके लिए अब ये सिर्फ तलाक की बात नहीं थी, बल्कि वोंग परिवार की इज्जत का सवाल था। उन्होंने कड़क आवाज में मेहमानों से कहा, आप सब गौर से सुनिए। इस आदमी ने मेरी पोती के जवानी के 3 साल बर्बाद किए, मेरे पोते को पीटा। इतना ही नहीं, इसने मेरे पोते को पीटा और हमारे भरोसे को भी धोखा दिया है। वो अपनी रौबदार आवाज में आगे कहती हैं, मेरा वोंग परिवार यूजो शहर में कई सालों से बसा हुआ है। यहाँ हमारी अपनी एक इज्जत और रुतबा है। अगर हमने इसे बिना सजा दिए यहाँ से जाने दिया तो लोगों को लगेगा कि हम कमज़ोर हो गए हैं। इसके बाद ही वो सभी रईसों से याचन की कमाई के रास्ते बंद करने की मांग करती हैं। वो जोर देकर अपनी मांग रखती है, आप सभी यूजो शहर की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बड़े और प्रभावशाली लोग हैं, मैं आपसे मदद मांगती हूँ। इस आदमी की कमाई का हर रास्ता बंद कर दीजिए। उसे समझ आना चाहिए कि वोंग परिवार से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, पूरे हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। सबको समझ आ गया कि वोंग परिवार याचन की रोजी रोटी छीन कर उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। वो उसे भूखा मरते देखना चाहते थे। कुछ लोग तो हैरान थे कि एक मामूली घर जमाई सन इन लॉ ने वोंग परिवार का अपमान किया और तलाक तक मांग लिया, इसलिए वे इतने गुस्से में हैं। वहीं कुछ लोग हिचकिचा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एक मामूली इंसान को तबाह करने के लिए इतनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करना वैसा ही है जैसे एक खरगोश का शिकार करने के लिए पूरी सेना लगा देना। इससे पहले कि चर्चा और आगे बढ़ती, एक आदमी आगे आया। उसका नाम फोंग चाओ था। वोंग परिवार की नज़रों में अच्छा बनने का ये मौका वो हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसने सबके सामने ऐलान किया, फोंग परिवार की ओर से मैं वोंग परिवार के इस फैसले का पूरा समर्थन करता हूँ। भीड़ ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो फोंग परिवार का बड़ा बेटा था, जिनके पास यूजो शहर की सबसे बड़ी और मशहूर लग्जरी होटल चेन है। उसका साथ मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद ही कहानी में होटलों और रेस्टोरेंट से ब्लैकलिस्ट करने का सिलसिला शुरू होता है। याचन के करीब आकर वो उसे ठंडे लहजे में धमकी देता है, मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद यूजो शहर का कोई भी 4 स्टार होटल तुम्हें चेक इन नहीं करने देगा। तुम्हारे पास सोने तक की जगह नहीं होगी। वो नफरत भरी नजरों से देखते हुए कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, आगे चलकर मैं तुम्हारी पत्नी के साथ सोऊंगा और तुम्हारे सामने घुटनों के बल भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तभी एक और ने आगे आता है और कहता है, सब सुनो, मैं जोंग यी हूँ, लू शावी शान और ट्यान ट्यान रेस्टोरेंट्स का मालिक। मैं पिछले 20 सालों से यहाँ के कैटरिंग बिजनेस में हूँ और वोंग परिवार का करीबी हूँ। तुम इस शहर में खाना खाओगे या भूखे मरोगे, ये फैसला अब मेरा है। मेरी जान पहचान इतनी है कि तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की नौकरी भी नहीं मिलेगी। तभी मुन नाम का एक और शख्स सामने आता है, जो डिलीवरी कंपनी का एजेंट है। वो कहता है, मैं याचन की कमाई का हर रास्ता काट दूंगा। अब भूल जाओ कि तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पर फूड डिलीवरी कर पाओगे। तुम्हारे लिए हर दरवाजा बंद है। इतने सारे दुश्मनों के बीच भी याचन बिल्कुल शांत रहता है। वो मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराता है और उंगलियों पर गिनते हुए कहता है, होटल सर्विस और फूड डिलीवरी, दो इंडस्ट्रीज पहले ही मुझे ब्लैकलिस्ट कर चुकी हैं। क्या कोई और भी बचा है? अगर हाँ, तो सब साथ में सामने आओ। तभी गोल्डन माइन केवीडी का सीईओ चिल्लाता है, यूजो के किसी भी बार या क्लब में काम करने का सपना भी मत देखना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। याचन जोर से हंसने लगता है। उसे उनकी ये कोशिशें बचकानी लगती हैं। तभी शियाओ जी को कुछ भयानक याद आता है और वो सबको चेतावनी देता है, सावधान रहो। ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है, ये लड़ाई में बहुत खतरनाक है। इसे कुंग फू आता है। ये किसी अमीर परिवार का पर्सनल बॉडीगार्ड बनने की कोशिश कर सकता है। हमें वो रास्ता भी रोकना होगा। सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि यूजो के सभी अमीर परिवारों पर किसी एक का कब्जा नहीं था। तभी नज़ारा बदलता है और सबकी नज़र एक बेहद खूबसूरत महिला पर पड़ती है, जो सोफे पर बड़े सलीके से बैठी थी। उसे वहां मचे शोर शराबे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी चोंग उसे देखकर दंग रह जाता है और घबराते हुए उसके पास जाता है। प्रेसिडेंट चिन, आप यहाँ कब आई? मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। तभी उसे पता चलता है कि यह हाशिन ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट चिन होंग येन है। लोग हैरानी से फुसफुसाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अरबों के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। याचन उसे शांति से देखता है और सोचता है, हाशिन ग्रुप, ये तो मेरी कंपनी है। इसका मतलब ये मेरे लिए काम करती है। वहां मौजूद लोग होंग येन को मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि वो याचन की कमाई के सारे जरिए बंद करवा दे। होंग येन अपनी उंगलियों के बीच एक सिगरेट दबाती है और उसे जलाने के लिए कई अमीर लोग लाइटर लेकर दौड़ते हैं, पर वो सबको नजरअंदाज कर देती है।
वो सीधे याचन की तरफ इशारा करती है और कहती है, तुम यहाँ आओ और मेरी सिगरेट जलाओ। याचन बड़े आराम से जवाब देता है, मेरे पास लाइटर नहीं है। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। होंग यिन उसके करीब आती है, उसके सीने पर हाथ रखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, चूंकि तुम्हारा सरनेम हमारे हाशिंग ग्रुप के नए प्रेसिडेंट जैसा ही है, इसलिए मैं तुम्हें जीने का एक मौका देती हूँ। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रख सकती हूँ। बताओ कैसा लगा मेरा ऑफर? ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और लोग कानाफूसी करने लगते हैं कि क्या प्रेसिडेंट चिन को इस लड़के से प्यार हो गया है। जब चिन होंग ये ने याचन को बॉडीगार्ड बनने का ऑफर दिया तो वो उससे एक शर्त रखती है, अगर तुम मैडम वोंग वोंग श्याओ और अपनी पत्नी से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें बचा लूंगी और 2 लाख का सालाना पैकेज भी दूंगी। हॉल में मौजूद लोग सोचने लगे कि ये तो लॉटरी लग गई। एक बेकार सा आदमी अब इतनी बड़ी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड बनेगा, वो जरूर मान जाएगा। लेकिन तभी याचन का चेहरा सख्त हो गया और उसने 2 टूक शब्दों में कहा, मैं मना करता हूं। ये सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। होन येन को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे बहुत गुस्सा आया कि एक मामूली आदमी ने उसे सबके सामने ठुकरा दिया। याचन उसके और करीब गया, अचानक उसका कान पकड़ा और जोर से खींचते हुए चिल्लाया, मैंने कहा ना, मुझे मंजूर नहीं है। होंग येन दर्द से करा उठी, उसका कान लाल हो गया। ये देखकर अमीर लोग याचन पर चिल्लाने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट चिन को हाथ लगाने की? याचन ने शांति से मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे लगा उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए पास जाकर बोला। अपमान से आग बबूला होकर होंग येन ने ऐलान किया, ठीक है याचन, अब मैं भी वोंग परिवार का साथ दूंगी और यूजो शहर में तुम्हारे जिंदा रहने का हर रास्ता बंद कर दूंगी। लोग हंसने लगे और कहने लगे कि अब तो याचन का खेल खत्म है। तभी याचन ने एक बहुत ही चालाकी भरा सवाल पूछा, प्रेसिडेंट चिन, क्या यह आपका अपना फैसला है या यह हाशिंग ग्रुप का फैसला है? होंग येन ने जोश में आकर कह दिया, दोनों का। याचन ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया। उसने कहा, आप तो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको पूरी कंपनी की तरफ से फैसला लेने का कोई कानूनी हक नहीं है। आपका प्रेसिडेंट के साथ वैसा कोई रिश्ता भी नहीं है। होंग येन घबरा गई। उसे लगा कि अगर उसकी पोल खुल गई तो वह मजाक बन जाएगी। खुद को बचाने के लिए उसने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उसने सिर उठाकर गर्व से कहा, हाशिंग ग्रुप के नए प्रेसिडेंट मेरे लवर प्रेमी हैं। यह सुनकर असली प्रेसिडेंट यानी याचन खुद हैरान रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या बकवास है, मैं तुम्हारा प्रेमी कब बना? लेकिन हॉल में मौजूद लोग इस बात को सच मान बैठे। सब कहने लगे, अच्छा, तो मिस्टीरियस प्रेसिडेंट चिन के बॉयफ्रेंड है, तभी तो ये इतनी ताकतवर हैं। लोग याचन का मजाक उड़ाने लगे कि बेकार याचन, अब तू सीधे प्रेसिडेंट और उनकी प्रेमिका से दुश्मनी ले रहा है, तो गया। चिन होंग येन का झूठ सुनकर वहां मौजूद अमीर लोग खुश हो गए। वे कहने लगे, प्रेसिडेंट चिन, आपने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर प्रेसिडेंट ये आपके प्रेमी हैं तो अब हमें कोई फिक्र नहीं है। वे मन ही मन जश्न मनाने लगे कि अब उनका करोड़ों का बिजनेस पक्का हो जाएगा। होंग येन ने थोड़ा शर्माने का नाटक किया और अपने झूठ को और आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे बॉयफ्रेंड काम को लेकर बहुत सीरियस हैं, वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं। फिर उसने लोगों से रिक्वेस्ट की कि वे इस बात को सीक्रेट गुप्त रखें। उसकी एक्टिंग देखकर असली प्रेसिडेंट याचन को हंसी आ गई। उसे हंसी इस बात पर आ रही थी कि जो औरत पहले इतना रौब दिखा रही थी, अब वो पोल खुलने के डर से लोगों के सामने मिन्नतें कर रही है। याचन को मुस्कुराता देख होंग येन भड़क गई। उसने गुस्से में पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? याचन ने मजे लेते हुए जवाब दिया, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट ही बहुत अमीर, हैंडसम और टैलेंटेड हैं। प्रेसिडेंट चिन, आप दिखने में ठीक ठाक तो हैं, पर क्या आप सच में उनका टाइप हैं? क्या उन्हें आप जैसी लड़कियां पसंद आएंगी? ये सुनकर होंग येन का ईगो अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसने और भी बड़ा झूठ बोलते हुए कहा, प्रेसिडेंट ई को मुझसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। उन्होंने तो मेरे लिए साउथ ईस्ट एशिया में एक पूरा आइलैंड द्वीप किराए पर लिया था और घुटनों पर बैठकर मुझसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने की भीख मांगी थी। ये सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। असली राष्ट्रपति चेन अवाक रह जाता है। वह मन ही मन सोचता है, धिक्कार है, ये औरत कहानियां गढ़ने में कितनी माहिर है। इस बेकार की बहस से थककर वह ठंडे लहजे में कहता है, बहुत हुआ, अब मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहता। वह गया गया की ओर मुड़ता है और दृढ़ता से घोषणा करता है, जियाओ, चलो अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं और तलाक की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जया गुस्से में जवाब देती है, ठीक है, चलो। तभी वोंग शाओ उनका रास्ता रोकता है और उपहास करते हुए कहता है, जल्दबाजी मत करो, कम से कम जन्मदिन की दावत के लिए तो रुक जाओ। वो आगे ताना मारता है, जब दावत शुरू हुई तो हम तुम्हारे लिए दरवाजे पर एक कटोरा भी रखवा देंगे। आखिर खाने के बाद तुम हमेशा के लिए यूनहा यूनहा छोड़कर चले जो जाओगे। फिर वो माकुन मकुन की ओर मुड़कर हंसता है, मैंने अब तक तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया। वह सीन जिसमें तुमने ये चेन को सबके सामने बेइज्जत किया था, वह बिल्कुल कुत्ते को ट्रेनिंग देने जैसा था।
माकुन घमंड से हंसते हुए कहता है, यंग मास्टर वोंग, आप बहुत विनम्र हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे रिकॉर्ड कर लेता। कुत्ते को ट्रेनिंग देने वाले ऐसे वीडियो दुर्लभ होते हैं। उनकी हेकड़ी सुनकर ये चेन एक अंतिम फैसला लेता है। बस बहुत हुआ, ये सब यहीं खत्म होता है। वह अपना फोन निकालता है और एक खास नंबर डायल करता है। एक बूढ़े आदमी की सम्मानजनक आवाज आती है, तीसरे युवा मालिक, थर्ड यंग मास्टर। ये चेन शांति से पूछता है, वह आदमी जो खाना पहुंचाता है और मेरे दादाजी को खाना खिलाने की जिद करता है, उसका नाम क्या था? बूढ़ा आदमी तुरंत जवाब देता है, क्या आप वोंग सियाहोंग की बात कर रहे हैं, जो टेंटन डिलीवरी के सीईओ हैं? ये चेन आदेश देता है, वही है। उससे तुरंत संपर्क करो और उसे कहो कि वह योस्ट टू वांट और एजेंसी को अभी के अभी रद्द कर दे। वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। वोंग शाओ ठहाका मारकर हंसता है, ये चेन, यह किस तरह का ड्रामा है? बॉस माँ की एजेंसी रद्द करोगे? तुम खुद को समझते क्या हो? माखुन तंज कसता है, बच्चे, दिखावा करने के लिए कोई बेहतर समय चुनो। तुम्हारी इन बकवास बातों से कौन डरेगा? तुम्हारा दादा तो सिर्फ एक किसान है और सियो वोंग अरबपति है। तुम्हें लगता है वह तुम्हारे दादा के साथ खाना खाएगा? तुम सपने में जी रहे हो। जया भी घृणा से उसे देखती है, लेकिन जिन होंग ये नहीं हंसती, उसकी नजरें जमी रहती हैं। उसे कुछ गलत महसूस होता है। अचानक माकुन का फोन बजता है। वह स्क्रीन देखकर उत्साह से चिल्लाता है, यह सियो वोंग है। वो उतावलेपन में फोन उठाता है। सियो वोंग, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बारे में फोन करने ही वाला था, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज गुस्से से भरी होती है। मैं तुम्हें सूचित करने के लिए फोन कर रहा हूं, तुम्हारी यूनाहा एजेंसी की योग्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। धमाका। माकुन की दुनिया उजड़ जाती है। उसके पैर कांपने लगते हैं और वह सदमे में वहीं जम जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसकी पूरी दुनिया पलट गई थी। मेरी एजेंसी रद्द हो गई। दहशत उसे जकड़ लेती है। क्या ये चेन अपनी असली पहचान सबके सामने लाएगा? क्या माकुन और वोंग शाओ अपने किए की माफी मांगेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों, इस कहानी के अगले पार्ट के लिए 15 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। दोस्तों सॉरी, मैं जानता हूं कि वीडियो काफ़ी लेट आई है, पर कुछ दिनों से यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।